करो। हाँ तो नहीं फिर नहीं, start। ठीक। ओके, तो ये चैप्टर है ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। पहले के टाइम में जैसे लोग मेडिकल सप्लाई सिर्फ एम्बुलेटरी पेशेंट जो नहीं, जिन्हें दिक्कत होती थी उनके लिए देते थे। बट अर्ली इन द सेवनटीन सेंचुरी में पेरिस में लोग कलेक्ट हुए थे सारे डॉक्टर, उसके बाद से ओपीडी का कंसेप्ट आया। उसके बाद यूएस में चालू हुआ। इसके बाद अभी जैसे सारी ऑल ओवर जगह पे जैसे ओपीडी चल रही है, उसी तरह से एस्टेब्लिश हुआ ओपीडी कंसेप्ट। मेन तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन करना। टू टाइप की ओपीडी होती है। पहली है सेंट्रलाइज एंड सेकंड है डिसेंट्रलाइज। स्क्रॉल डाउन करना और रितु। सेंट्रलाइज मीन्स कि जहाँ पे सारी के सारे डिपार्टमेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ऊपर ऊपर टाइप ऑफ ओपीडी में। 1.3। सेंट्रलाइज मीन्स कि सभी डॉक्टर्स जैसे कि ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है, एनेस्थेसिस्ट है या ऑन्कोलॉजिस्ट है, सारे के सारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं वो एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह पे हमें मिल जाते हैं, तो उसे सेंट्रलाइज बोलते हैं। और दूसरी टाइप के हैं डिसेंट्रलाइज, जैसे कि स्पेशलिस्ट कार्डियक पीडियाट्रिक ऐसे पूरा स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट वाइज का हॉस्पिटल रहता है, तो उसे सॉरी ओपीडी रहता है, तो उसे सेंट्रल डिसेंट्रलाइज ओपीडी चलाने के लिए बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं, हार्ट है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शियस डिजीज है, पीडियाट्रिक गायनेक। मोस्टली आपने एरिया में देखे ही होंगे कि गायनेक प्रैक्टिस और पीडियाट्रिक प्रैक्टिस अलग ही चलता है, तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। और फंक्शंस में स्कूल डाउन, ओपीडी में कौन सी सर्विसेज रहते हैं, तो उसमें है डॉक्टर कंसल्टेशन, जो डॉक्टर को अपने दिखाते हैं वो रहता है। उसके बाद सजेस्ट करते हैं जो लेबोरेटरी और एक्सरे सीटी स्कैन सारे जो एग्जामिनेशन इमेजिनेशन के टूल्स रहते हैं वो ओपीडी सर्विस में इंक्लूडेड होते हैं। और उसके बाद एडमिशन के लिए रिफर करते हैं सर्विस फॉर एडमिशन इन हॉस्पिटल, सेम हॉस्पिटल में रहता है, तो वो ओपीडी डिपार्टमेंट से अलग डिपार्टमेंट में वो पेशेंट को वहाँ रिफर करते हैं। और फॉलोअप के लिए वो कितने टाइम के बाद दादा आना है, ट्रीटमेंट और कितना टाइम कंटिन्यू रहना है वो डिस्कस करते हैं। फिर आता है प्लानिंग फॉर ओपीडी कंस्ट्रक्शन। स्क्रॉल डाउन। फिजिकल आउटलेट मेन एंट्रेंस के पास, बस उतने ही मेन एंट्रेंस के जितना बने सके उतना पास ही ओपीडी सर्विस रहना चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा आगे चलना ना पड़े हॉस्पिटल में। एंट्रेंस रहते हैं दो, मेन एंट्रेंस रहते हैं और एक इमरजेंसी एंट्रेंस। एंट्रेंस एंट्रेंस के लिए और एक एग्जिट के लिए। और तीसरा तो होता है वो इमरजेंसी, वो डायरेक्ट आपको इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के वहां ही ले जाएगा, कैजुअलिटी वार्ड में ले जाएगा। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, जो बहुत ही सीवियर पेशेंट है वो डायरेक्ट ओपीडी में वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही जाएंगे इमरजेंसी कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में। स्क्रॉल डाउन। और इसकी सर्विसेज में पार्किंग वगैरह के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और मैं ऊपर ऊपर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस कर रही हूँ। पार्किंग फैसिलिटी मल्टी स्टोर हो तो बेटर है, जिससे सारे कम जगह में पार्किंग अच्छी हो जाए। और वॉशरूम्स के लिए भी मेंशन किया हुआ है इसी पैराग्राफ में कि सेपरेट वॉशरूम रखना है। बस वही है। स्टाफ के लिए अलग से एंट्रेंस और पार्किंग और अलग से वॉशरूम की सर्विसेज देनी है फिजिकल आउटलेट में। इतना ही इम्पोर्टेंट है, 3 एंट्रेंस रखना है। बाकी हैंडीकैप के लिए अलग वॉशरूम, मेल फीमेल अलग वॉशरूम और रेस्ट रूम। ठीक है, अब आते हैं ओपीडी बिल्डिंग। ओके। इसमें थोड़ा अलग है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, पब्लिक जोन वाला कुछ लिखा हुआ है बुक में और इसमें। यस, नीचे हाँ। बस बस। तो ये 3 एरिया रहते हैं। जो मेन एंट्रेंस है हॉस्पिटल का वो एंट्रेंस लॉबी, उसके बाद है इंक्वायरी एंड रिसेप्शन, एंड देन रजिस्ट्रेशन विंडो एंड रिकॉर्डिंग बैक ऑफिस।
जहाँ से पेशेंट एंटर होता है, फिर इंक्वायरी विंडो पे वो कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना है वो इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन विंडो, तो जहाँ से जिस डॉक्टर के लिए वो कंसल्ट करेंगे तो वो फीस वगैरह, नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट देना है, वो रजिस्ट्रेशन विंडो पर रहेगा। उसमें भी मेंशन किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 20 पेशेंट्स को ही पर आवर लेना है। उस हिसाब से उनको वेटिंग के टाइमिंग देना है, और सारे के सारे जो ओपीडी रिकॉर्ड्स है वो 5 साल तक कंटिन्यू करना, उनको स्टोर करके रखने हैं। फिर है मेन एंड वेटिंग एरिया। उसमें मेजरमेंट है 4 स्क्वायर मीटर्स पर पेशेंट एरिया उनको रखना है। डिपेंडिंग ऑन उनका जो जितना भी डेली ओपीडी रश रहता है उसके हिसाब से उनको अपना मेन वेटिंग एरिया बड़ा या छोटा जो बनाना है, 4 स्क्वायर मीटर पर पेशेंट इस हिसाब से बनाना है। देन है स्नैक्स बार, एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें मैगजीन, टीवी वगैरह रखना है। अ, और वॉशरूम, वन वॉशरूम फॉर 200 पेशेंट, 200 पेशेंट के लिए एक वॉशरूम रहना चाहिए, और मेल फीमेल वॉशरूम सेपरेट रहने हैं। देन क्लिनिकल रोल, नीचे स्क्रॉल डाउन। यस, separate office should be provided for each specialist, subspecialist and super specialist। हॉस्पिटल्स में कैसे रहता है कि जो मेन ओपीडी रूम होता है ना, उससे पहले बाहर एक और डॉक्टर चेक करते हैं, पहले जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास ले जाते हैं। तो इस हिसाब से 3 कैटेगरी है, सेपरेट ऑफिस रखनी है उसके हिसाब से, स्पेशलिस्ट के पास, सब स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट। तो कहाँ किसे जाना है उस हिसाब से अरेंजमेंट करनी है। देन उसका मेजरमेंट्स पे दिया हुआ है, 0.8 स्क्वायर मीटर पर पेशेंट क्लिनिकल जोन होना चाहिए, एक ऑफिस रूम का साइज है ये। डॉक्टर ऑफिस एंड एग्जामिनेशन रूम शुड बी 15 मीटर्स। ये मेजरमेंट तो सारे रिमेम्बर करने ही रहेंगे। ओके। और सम ओपीडी रूम के अंदर भी थोड़ा कुछ मटेरियल रखना है, जैसे कि डेंटिस्ट है तो उसके हिसाब से जो पोस्टर वगैरह है या कुछ ऐसा है जिससे वो इजीली अपने पेशेंट्स को समझा सके, ऐसा कुछ मटेरियल रखना है। देन वेस्ट के लिए, डिस्पोजल के लिए वहाँ बकेट वगैरह रखने हैं। तो कलर कोडेड, हॉस्पिटल में स्टाफ जो काम करते होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि बीएमडब्ल्यू के हिसाब से जो कलर कोडेड बीन्स रहते हैं, वो सारे बीन जो जिसके डिपार्टमेंट में लागू पड़ता है, येलो, रेड, ब्लू जो भी है, वो उस हिसाब से कलर कोडेड बीन्स भी रखने हैं। देन स्क्रॉल डाउन। हाँ, नीचे ये गोल्स 4.7। फंक्शनल गोल्स क्या हैं ओपीडी के? बस सिपाही में, to provide highest possible quality of medicine and nursing care to patient। पेशेंट को जो पूरी हाईएस्ट क्वालिटी की मेडिकल और नर्सिंग, मेडिकल में आ जाएंगे कंसल्टेशन, और जो हमें मेडिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो नर्सिंग केयर में इंजेक्शन है या कुछ ऐसा देना रहता है, या कोई प्रोसीजर है जैसे कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करना है, कैथेटर करना है, तो वो सारी केयर जो है वो नर्सिंग केयर पे आ जाएंगी। तो हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी की मेडिकल एंड नर्सिंग केयर देनी है पेशेंट को, to provide necessary equipment, essential drugs and all other store required for patient care in organization manner in a ward। जिस हिसाब से वार्ड में जो अपने हॉस्पिटल के रिलेटेड जिस प्रकार की हॉस्पिटल होगी उस हिसाब से उसको नेसेसरी इक्विपमेंट, एसेंशियल ड्रग रखने हैं अपने स्टोर में। Then to furnish most desirable environment substitute as temporary home for patient designed to accommodate all their daily needs। जैसे कि पेशेंट 4-5 दिन के लिए रहेगा, उसकी जो बेसिक नीड्स है, ईटिंग, टॉयलेटिंग, जो सारे रोज के काम है, उस हिसाब से उसको टेम्पररी होम जैसा फील होना चाहिए, ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए हॉस्पिटल का। To provide facility to meet the need of visitor and ऑलरेडी रिलेटिव गेस्ट सारे वो ही पहुंचाते हैं, वहीं आ जाते हैं मिलने के लिए।
विजिटर के लिए भी कुछ अरेंजमेंट रखना है। अटेंडेंट पेशेंट के साथ जो रहता है उसके लिए भी है रोज के काम, उसके लिए भी ध्यान में रख के हॉस्पिटल का प्लानिंग करना है। ठीक है, देन टू प्रोवाइड हाईएस्ट डिग्री ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर नर्सिंग एंड मेडिकल स्टाफ फॉर अंडर अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अच्छी जगह पे काम करेंगे तो सबको मजा ही आएगा, तो उस हिसाब से जॉब एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा रखना है जिससे कि सबको जॉब सेटिस्फेक्शन फील हो। ठीक है, देन है इंजेक्शन रूम। मेल फीमेल के लिए अलग अलग सेपरेट रूम होना चाहिए फॉर प्राइवेसी पर्पज। और मेजरमेंट्स है 10 to 14 स्क्वायर मीटर्स एंड रेशियो 0.8 स्क्वायर मीटर पर पेशेंट, पर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ फिजिकली यहाँ पे इन पेशेंट हॉस्पिटल्स में होता है। अपने हिसाब से जो मन जितना टाइम वो रहता जैसे है कि जगह वो, रहता अभी जो, हेलो हेलो, है। बोलो मैम। अभी आप मुझे एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, तो जैसे कि मतलब पीसफुली होना चाहिए, ज्यादा हल्ला नहीं होना यस, चाहिए, ओपन पीसफुल वॉइस होना नहीं होना चाहिए, चाहिए, इस हाँ। टाइप का। हाँ। नहीं, हाँ, यस। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछना, मैं अपनी स्पीड में ही चली जा रही हूँ। ठीक है, फिर है ईच रूम शुड हैव टू 2 to 3 टेबल्स। इंजेक्शन रूम में 2 से 3 टेबल होने चाहिए और 2 बेड होने चाहिए फॉर पेशेंट्स। जैसे कि किसी इंजेक्शन के बाद कोई फेंट हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए 2 बेड उसी रूम में अलग से रखने हैं, एलर्जिक रिएक्शन एंड एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस के लिए आफ्टर और मेल इंजेक्शन। फीमेल इंजेक्शन अलग अलग रहना चाहिए। अलग रूम रहना चाहिए, यस। उसके सिवाय 2 बेड वैसे रखने हैं जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि किसी को बच्चे में या हमें भी कई बार डर जाते हैं तो फेंट हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं या शॉक में चले जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए बेड अलग रखना है उसी रूम में। देन ड्रेसिंग रूम, उसका स्क्रॉल डाउन। ड्रेसिंग रूम ओके, बीच में रिक्वायर्ड 10 to 20 स्क्वायर मीटर एरिया एंड उसका पर पेशेंट साइज है 0.75 स्क्वायर मीटर पर पेशेंट रूम साइज। सेपरेट ड्रेसिंग रूम फॉर मेल फीमेल विथ फीमेल अटेंडेंट इन अ फीमेल ड्रेसिंग रूम। जब भी फीमेल पेशेंट रहता है तो एक फीमेल अटेंडेंट ड्रेसिंग रूम में अवेलेबल होना चाहिए, अगर मेल डॉक्टर या मेल ड्रेस नर्सिंग स्टाफ है तो। और ड्रेसिंग रूम जैसे कि हमें सबको पता है कि इन्फेक्शियस ड्रेसिंग रहते हैं, तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया वायरस वहीं ग्रोथ ज़्यादा ना हो इसके लिए। और स्मॉल स्टोर रहना चाहिए जिसमें कि ड्रेसिंग मटेरियल वो सब जगह स्टोर हो सके ड्रेसिंग रूम के अंदर ही। देन कम्स माइनर ओटी कम ऑफिस प्रोसीजर, जैसे डेली लाइफ के प्रोसीजर है, डेली रूटीन 10-15 मिनट में खत्म होने वाले हैं, जैसे कि सूचरिंग करते, ईयर सूचरिंग या कोई एम मल्टीपल कोई स्टेचेस वगैरह लेने हैं, तो वो माइनर ओटी या ऑफिस ओपीडी रूम के अंदर ही हो जाती है। ऐसे प्रोसीजर के लिए का ये यूनिट है। दिस इज द प्लेस वेयर माइनर सर्जिकल प्रोसीजर एंड ऑफिस प्रोसीजर लाइक एंडोस्कोपी एक्सेट्रा डन। तो जैसे कि एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी सब एक ही रूम में उसी जगह पे हो जाता है उसके लिए। और डे केयर प्रोसीजर है ये। देयर शुड बी 2 सेपरेट रूम, वन फॉर सेप्टिक एंड अदर फॉर क्लीन केसेस। हाँ, सेप्टिक मीन्स कि जहाँ इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, वैसे जैसे कि कोविड हो गया तो उसके एक में से दूसरे पेशेंट को इंफेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा है, तो हम जैसे आइसोलेशन में रखते थे उसी हिसाब से इसमें भी एक सेप्टिक रूम होना चाहिए और एक क्लीन रूम होना चाहिए, जिसमें अच्छा नॉर्मल जो इंफेक्शन नहीं है वैसे पेशेंट रखने हैं, और सेप्टिक में जिन बाकी जो नॉर्मल then पेशेंट हो सकते हैं उसको तो एक साथ रख सकते हैं ना, मतलब जो ऐसी एक डिसेस साथ होगी रख जैसे कि जो सकते कोविड लाइक, तो हैं। वो तो उसको नहीं रख सकते, और जो फैलने वाली होगी, जो स्नीजिंग वगैरह फैलती हाँ, होगी, तो जो दूर एक रख में से देते दूसरे होंगे। को फैलती है वो अलग रखना। हम्म। यस, यस, हाँ। देन प्लास्टर रूम, प्लास्टर एप्लीकेशन एंड रिमूवल इज डन इन अ होल प्लास्टर, और जहाँ पे प्लास्टर लगता है और रिमूव होता है वो वाला रूम है ये। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई होना चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए, प्लास्टर कटिंग के लिए
लाइट का पॉइंट चाहिए होता है, वो सारी चीजें हैं। फिर ड्रेसिंग के लिए स्टोर, थोड़ा स्टोर स्पेस रखना है। ड्रेसिंग वुंड्स एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लास्टर शुड बी डन। एक ही रूम में प्लास्टर देना है और वहाँ रिमूव शुड बी डन इन अ सेपरेट रूम्स। तो दो रूम अलग अलग में रखने हैं, एप्लीकेशन अलग में होगा और रिमूवल अलग रूम में होगा। पर मोस्टली मैंने देखा है हॉस्पिटल्स में तब तक तो एक ही रूम में सब हो वही करते हैं कि एक जगह पे अप्लाई करते हैं और उसके साइड वाले जो बेड होता है वहीं पे ही प्लास्टर रिमूव करते हैं। देन फार्मेसी, दिस इज जहाँ पे सारी ड्रग मिलती हैं उसे फार्मेसी कहते हैं। गाइडेंस फ्रॉम अ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो अपना डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहां से जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो जिस जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए वो वाली मेडिसिन वहाँ रहती है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज लाइक क्लिनिकल लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, ब्लड, ये सारे डिपार्टमेंट। पूनम दीदी हेलो। आपका माइक बहुत ज्यादा वो कर रहा है, आवाज बंद करना। फार्मेसी के बाद आता है जो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि लेबोरेटरी है, रेडियोलॉजिस्ट है, इमेजिंग, ब्लड बैंक है। वो सारी फैसिलिटी अगर है तो उस हिसाब से ओपीडी के मेन बिल्डिंग में ही होनी चाहिए। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, जहाँ पे सारा क्लरिकल वर्क रहता है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स और वहाँ रखने हैं 5 साल के लिए, वो वाला डिपार्टमेंट रहता है। Personal matters, account and cash dealing, records and reporting done in this department. Housekeeping section should look clean and sanitized. एडमिनिस्ट्रेशन में बस वही रहेगा कि क्या क्या काम है। तो पर्सनल मैटर, अकाउंट्स और कैश डीलिंग, record and reporting of patient, then communication। मल्टी स्पेशल रहते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज ओपीडी देखे तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स रहेंगे, तो उन्हें एक दूसरे के लिए कनेक्ट करने के लिए इंटरकॉम रहता है, टेलीफोन लाइंस रहते हैं, जैसे कि वो एक्सटेंशन से एक में से दूसरे सब डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो सके। अपॉइंटमेंट इज पोस्टपोन, प्रोपोन और कैंसल। अगर कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, अपॉइंटमेंट आपने पहले ही देखा कि 20 पेशेंट पर आवर देखने हैं, तो अगर इस हिसाब से ओपीडी को के लिए अपॉइंटमेंट दिया हुआ है और कंसल्टेशन को कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो वो पोस्टपोन या प्रीपोन या कैंसिल होता है ओपीडी, तो पेशेंट को इन्फॉर्म करने के लिए भी टेलीफोन लाइन कम्युनिकेशन जरूरी है, दिया हुआ चाहिए। और जो बाहर एंट्रेंस लॉबी है वहां पे लेफ्ट राइट जो वाले साइन है, जिस हिसाब से ओपीडी का नाम है, जैसे कि पीडियाट्रिक ओपीडी लेफ्ट साइड, ऐसे करके एरो बनाए हुए चाहिए। और जितने भी ओपीडी रूम है उसके ऊपर नंबर और एबीसी कोई भी पैटर्न रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 कोई भी रख दिया, या एबीसी रूम वाइज कंसल्टेशन का नाम का बोर्ड लगा दिया है। ओके, नीचे फिर स्क्रॉल डाउन। ये पूरा ड्रॉ दिया हुआ है कि किस हिसाब से उसका ओपीडी रूम्स की डिजाइन बना सकते हैं। फर्स्ट है शी शेप में बना हुआ है, दोनों तरफ रूम्स है, ओपीडी रूम्स है। देन सेकंड में है 2 कॉरिडोर विथ रूम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 लाइन बनी हुआ है। उस हिसाब नीचे स्क्रॉल डाउन करना। हाँ, दो जो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों एरो जा रहे हैं, उस हिसाब से दोनों साइड रूम है। देन सी है, उसमें सेंट्रल में एक रिसेप्शन टेबल रहता है और चारों तरफ ये नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना। ये स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, वहाँ रिसेप्शन या अपॉइंटमेंट एरिया रहता है और ये चारों जगह पे अलग अलग डॉक्टर्स फॉर ओपीडी कंसल्टेशन के लिए रहते हैं। उसके बाद है सेंट्रल सर्कुलर हॉल, और राउंड रहता है, और राउंड में जैसे ये स्क्वायर में है उसी हिसाब से डी वाला जो ऑप्शन है उसमें स्क्वायर सर्कल के अंदर और आजू आजू बाजू का जो बड़ा स्क्वायर होता है उसमें ओपीडी रहती है।
स्टोरी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एनी ऑफ द बोथ। फिर दिया दिया हुआ है ये स्क्वायर वाला बड़ा स्क्वायर, उसमें भी ऐसा ही होता है, पूरी रूम इसमें रहते वैसे हैं। हेलो, इसमें जो है अभी जो यस मॉडल आप यस। समझा रहे थे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एमसीक्यूज में, फिर भी आ सकते हैं इसमें से हम्म। कुछ। इसमें कुछ, इसमें तो कौन सा पैटर्न रह सकता है ऐसा पूछ सकते हैं, जैसे एबीसी नहीं, लिखा हुआ है एमसीक्यूज है ना ना। ऊपर। अभी का जो एमसीक्यूज है ना उसमें पूछा है कि हम्म, अगर ब्लड बैंक कैटेगरी 1 है तो उसके रूम का साइज क्या होना चाहिए, और ऑब्स्टेट्रिक नहीं डिपार्टमेंट नहीं का साइज क्या होना चाहिए, नहीं। वो स्क्वायर फीट के हिसाब से ऐसा पूछा है। वो लेकिन ये ये यूनिट में नहीं है, बाद वाले यूनिट में है, ब्लड बैंक वाले यूनिट में है कि किस हिसाब से स्क्वायर फीट और एबीसी क्राइटेरिया है, वो आगे के यूनिट में है, 7 और 8 या कोई से भी यूनिट में है। इसमें से कोई नहीं अपने ना, अपने इसमें है सेल्फ असेसमेंट में ही कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही अपने असाइनमेंट्स में है। ओके। देन इक्विपमेंट्स, कौन से इक्विपमेंट हमें ओपीडी एरिया में रखने हैं। तो पहले तो हो गया स्ट्रेचर, ट्रॉली एंड व्हीलचेयर। पेशेंट अगर इमोबिलाइज है तो उसे लाने के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर चाहिए, और ऐसी जगह पे रखनी है कि कोई मोबिलिटी में अपने को बीच में ना आए, और एंट्रेंस एरिया में ही रखना है। फिर बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि ब्लड प्रेशर मशीन, ईसीजी मशीन, एग्जामिनेशन ट्रे विद इंस्ट्रूमेंट फॉर जनरल सर्जरी। जैसे ने अपन ने आगे देखा कि माइनर प्रोसीजर के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो जनरल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट उस ट्रे में रखने हैं। प्रोक्टोस्कोप, ईएनटी के लिए, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन के लिए जो सारे चार्ट रहते हैं, स्नेलर चार्ट, वो चार्ट सब रखने हैं। एक्सरे रिव्यूइंग बॉक्स, व्हाइट वाला बॉक्स रहता है जिसमें अपन एक्सरे या सीटी स्कैन वगैरह देख सकते हैं, वो वाला बॉक्स रहना चाहिए ओपीडी रूम में। वेट स्केल रहना चाहिए। वेट स्केल में दो टाइप के हैं, पीडियाट्रिक और एडल्ट वेट। कौन से टाइप के डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं, एडल्ट को कर रहे हैं तो फिर एक ही रखेंगे तो भी चलेगा। Then resuscitation equipment and emergency tray to be kept in every OPD. अगर कोई पेशेंट को सडनली अरेस्ट हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो रिससिटेशन इक्विपमेंट उन्हें रखने चाहिए। इमरजेंसी ड्रग में भी जो एड्रेनालिन वगैरह इंजेक्शन है, वो इमरजेंसी मेडिकल किट पूरा तैयार करके एवरी ओपीडी में रखना चाहिए। देन 1.8 स्टाफिंग, स्क्रॉल डाउन करना। ओके। तो ये पूरे जो स्टाफ है उतना मिनिमम स्टाफ रहना ही चाहिए पर ओपीडी के अंदर। सिक्योरिटी पर्सन एट एंट्रेंस, एग्जिट एंड कैश सेक्शन। कैश सेक्शन में बाद में आएगा कि 10,000 तक का जो कैश है